हाय एवरीवन, दिस इज टिम्सी। वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं द फ्रेंच रेवोल्यूशन, वो भी फुल चैप्टर एक ही साथ। वीडियो थोड़ी सी लंबी जाएगी, पर आप अपनी बोरियत को संभाल के रखिएगा और इस वीडियो के साथ बने रहिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो के साथ, वो भी एक फुल चैप्टर की। चैप्टर की स्टार्टिंग जो होती है हमारी, वो कुछ इस तरीके से होती है कि एक फोटो हमें दिखाई जाती है। ये फोटो में एक बिल्डिंग है। एक बिल्डिंग क्या है वो हमें पता चलेगी आगे। तो चैप्टर में हमारा दिखाया जाता है कि सुबह सुबह की बात है, 14 जुलाई 1789। ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी फ्रांस हिस्ट्री में, इसको याद रखिएगा। 14 जुलाई 1789 की बात है। रूमर्स फैले हुए हैं कि जो राजा है वो अपने ट्रूप्स भेज रहा है सिटीजन्स पर हमला करने के लिए। और इस बात को सुन करके काफी सारे लोग, लगभग 7,000 लोग टाउन हॉल के पास इकट्ठे होते हैं और डिस्कस करते हैं कि अब हमें क्या करना चाहिए। तो अब ये लोग वेपन्स की तलाश में गवर्नमेंट बिल्डिंग्स में घुसते हैं और काफी तोड़फोड़ी मचाते हैं। सेवरल हंड्रेड ऑफ पीपल जो होते हैं हमारे मार्च करते हैं ईस्टर्न पार्ट सिटी के। सिटी का नाम है पेरिस, जो कि कैपिटल भी है हमारी फ्रांस की। ईस्टर्न पार्ट ऑफ द सिटी में ये जाते हैं और घुसते हैं एक बिल्डिंग में। बिल्डिंग का नाम है द वेस्टाइल। ये बेसिकली प्रिजन है। प्रिजन हमारी क्या दिखाता है? पावर ऑफ किंग। ये वेस्टाइल में घुसते हैं और यहाँ के कमांडर को मारते हैं और 7 लोग जो होते हैं वहां पर उनको रिहा करवा देते हैं। आगे हम देखेंगे ये जो तोड़ाफोड़ी मचाते हैं इस बिल्डिंग में, इसके जो पत्थर वगैरह होते हैं इसको मार्केट में सेल भी करते हैं। क्यों सेल करते हैं? इसको एक याद के तौर में जो भी बंदा इसको रखना चाहता है वो इसे रख सकता है खरीद करके। याद क्यों बनी? क्योंकि ये पहला एक मूवमेंट हुआ पूरी फ्रांस हिस्ट्री, इवन पूरे यूरोप में, जो राजा के खिलाफ हुआ। कुछ लोगों ने अपनी आवाज उठाई। ये एक रीजन है, इसकी वजह से लोग इसको याद के तौर पे रखना चाहें। चैप्टर में आगे बढ़ते हैं। आप पहले तो सोचेंगे कि ये जो मैंने स्टोरी बताई इसका मतलब क्या हुआ, ये आखिर हुआ क्यों, इस सब के पीछे का रीजन क्या है। ये जानने से पहले तो चलिए हम जान लेते हैं उस समय की जो फ्रेंच सोसाइटी थी वो कैसी हुआ करती थी। अब हमारा टॉपिक जो है वो है फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी। ये बेसिकली डिवाइड है 2 हिस्सों में। पहला जो हम पढ़ेंगे वो होगा इकोनॉमी। उस समय की इकोनॉमी कैसी हुआ करती थी। ये जो हमारी फोटो है ये है लुइस 16 राजा की, जो कि बने 1774 में। उनकी उस वक्त एज थी 20 ईयर्स। ये उस वक्त 20 साल के थे और उनकी 20 साल की उम्र में ही शादी करवा दी जाती है ऑस्ट्रियन प्रिंसेस मैरी अंटोइंटे से। ये बेसिकली बिलोंग करते हैं वर्वन फैमिली से। और जब ये राजगद्दी पे बैठते हैं तो इनको जो ट्रेजरी होती है वो मिलती है खाली। इसके पीछे के रीजंस क्या हैं? इसके पीछे के काफ़ी सारे रीजंस हैं जो कि हम एक एक करके कवर करेंगे। पहला जो रीज़न है लॉन्ग ईयर्स ऑफ वॉर। काफ़ी लंबे समय से जो फ्रांस है वो वॉर का सामना कर रहा होता है ब्रिटेन के साथ। ब्रिटेन और फ्रांस में काफ़ी दुश्मनी होती है। दोनों अपनी टेरिटरी बढ़ाना चाहते हैं और दोनों पावर को ऑक्युपाई करना चाहते हैं। तो यही एक रीज़न होता है जो दोनों के बीच के दुश्मनी का कारण बनता है। तो पहला हमारा रीजन स्पेसिफाई हो गया कि लॉन्ग ईयर्स ऑफ वॉर। सेकेंड जो रीजन है वो है मेंटेनेंस। राजा बड़ा ही खर्चीला होता है और अपने जो पैलेस है उस पर काफी सारा खर्चा करता है और उसकी मेंटेनेंस में काफी सारा राजकोष जो है हमारा खाली होता है। और जो थर्ड हमारा रीजन है वो है कि फ्रांस अमेरिका की 13 कॉलोनीज को इंडिपेंडेंस दिलवाता है और जिसकी वजह से फ्रांस पे जो कर्जा होता है वो 1 बिलियन लिब्र से राइज होकर के 2 बिलियन लिब्र तक पहुंच जाता है। लिब्र बेसिकली करेंसी यूनिट है फ्रांस की। सी किसी भी देश पे जब कर्जा इंक्रीज करता है तो डायरेक्ट उसका असर पड़ता है उसकी आम जनता पर, क्योंकि गवर्नमेंट क्या करती है? टैक्स इंक्रीज करती है। तो सेम हमें यही चीज यहाँ देखने को भी मिलती है। राजा अब सोचता है टैक्स इंक्रीज करने का। चलिए ये तो बात हो गई ओवरऑल इकोनॉमी की कि उस वक्त की इकोनॉमी कैसी हुआ करती थी फ्रांस की। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे फ्रेंच सोसाइटी की कि सोसाइटी कैसी हुआ करती थी। फ्रेंच सोसाइटी बेसिकली डिवाइड थी उस वक्त 3 स्टेट्स में। ये स्टेट्स यूपी बिहार जैसी स्टेट की बात नहीं कर रहे हैं हम, ये बात कर रहे हैं हम जैसे इंडिया में होता है कास्ट सिस्टम, वैसे यहाँ पर भी हुआ करता था। जैसे इंडिया में अपने ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, फिर दलित, यहाँ पर भी इसी टाइप का कोई सिस्टम हुआ करता है जो कि 3 स्टेट्स में डिवाइड। पहले स्टेट में आते हैं क्लर्जी। क्लर्जी बेसिकली होते हैं फादर या चर्च के हेड, जो आप समझ सकते हैं। सेकेंड स्टेट में आते हैं नोबिलिटी, जो कि है राजा और उनका पूरा परिवार, उनका पूरा खानदान। थर्ड स्टेट में आती है आम जनता, जिसमें काफी तरीके के लोग होते हैं। पढ़े लिखे लोग, पीजेंट्स, आर्टिशंस, लैंडलेस लेबर, ये सब आती है थर्ड स्टेट के लोगों में। फ्रेंच सोसाइटी बेसिकली उस वक्त फ्यूडल सिस्टम को फॉलो किया करती थी। सिर्फ फ्रेंच सोसाइटी ही नहीं, उस वक्त की काफी सारी यूरोपियन जो सोसाइटी थी वो फ्यूडल सिस्टम को उस वक्त फॉलो किया करती थी। फ्यूडल सिस्टम बेसिकली डिपेंड करता है लैंड पर। सिंपल भाषा में अगर हम समझना चाहें, समझिए ये पूरा एक आपका देश है।
राजा पूरे देश को तो देख नहीं पाएगा, तो भी क्या करेगा कि इसके छोटे छोटे हिस्से डिवाइड करके दे देगा अपने भाई बहनों को, जो कि इन छोटे छोटे हिस्सों पे देखभाल करेंगे। इन सब पे लोग ध्यान रखेंगे, यहाँ से टैक्सेस वगैरह ला करके देंगे राजा को। सिंपल शब्दों में आप ऐसा ही समझ लीजिए फ्यूडल सिस्टम को। एक चीज आप और ध्यान रखिएगा कि 1789 से जो पहले का पीरियड है वो कहलाता है हमारा ओल्ड रिजीम। तो चलिए वापस आते हैं अपने टॉपिक पर, फर्स्ट स्टेट और सेकेंड स्टेट के लोगों पर। जो फर्स्ट और सेकेंड स्टेट के लोग हैं ये काफ़ी सारे प्रिविलेजेस इंजॉय करते हैं बर्थ से ही। प्रिविलेजेस बेसिकली आप समझ लीजिए कुछ इनको फ़ायदे मिलते हैं बर्थ से ही, जैसे कि हो गया इनको टैक्स नहीं पे करना है, साथ ही साथ में जो नॉवल हैं वो फ्यूडल प्रिविलेजेस भी इंजॉय करेंगे, मतलब जो राजा का पूरा पैसा है वो भी इंजॉय करेंगे। थर्ड स्टेट के लोग, हमारा सारा जो भार है टैक्स का वो आकर के गिरता है थर्ड स्टेट के लोगों का। साथ ही हम देखें तो 90% ऑफ टोटल पॉपुलेशन जो हमारी है वो है पीजेंट्स की, पर 60% ऑफ लैंड बिलोंग करती है हमारी फर्स्ट स्टेट और सेकेंड स्टेट के लोगों पर। तो जो थर्ड स्टेट के लोग हैं उसमें जो लैंडलेस लेबर है उनको इनके अंडर भी काम करना पड़ता है, इनके घरों पर भी काम करना पड़ता है, साथ ही साथ में इनको राजा को भी सर्व करना पड़ता है आर्मी में पार्टिसिपेट करके, और जो बिल्डिंग्स और रोड्स बनती हैं उसमें एज अ लेबर पार्टिसिपेट करके। इनको काफ़ी सारे टैक्सेस भी भरने पड़ते हैं। एक जो डायरेक्ट टैक्स हो गया वो राजा को दिया जाएगा जो कि कहलाएगा टेल्स, और एक जो टैक्स देंगे ये देंगे चर्चेस को जो कि कहलाएगा थीप। साथ ही साथ में इनको अपने डेली इसेंशियल जैसे सोप, दाल, चावल, इन पे भी टैक्सेस भरना पड़ता है। मतलब बुरी हालत है इन लोगों की, इनको काफ़ी सारा स्ट्रगल हो रहा है इवन सर्वाइव करने में भी। तो नेक्स्ट टॉपिक भी हमारा कुछ ऐसा ही है, द स्ट्रगल टू सर्वाइव। 1715 में जो पॉपुलेशन हुआ करती थी 23 मिलियन, वो अब राइज होकर के हो गई है 1789 में 28 मिलियन। देखो पॉपुलेशन जब इंक्रीज करेगी तो हमारी डिमांड फूड की वो भी इंक्रीज करेगी, पर जो प्रोडक्शन है वो वहाँ का वही है, जिसकी वजह से अब जो प्राइस है ब्रेड का वो अब इंक्रीज करने जा रहा है। देखो अब जब पॉपुलेशन राइज करेगी तो फूड ग्रेन की डिमांड भी बढ़ेगी, पर जो प्रोडक्शन है वो वहीं का वहीं है, तो अब क्या होगा, जो प्राइस होगा ब्रेड का वो इंक्रीज करने लगेगा। सेम हमें यही चीज़ यहाँ पर भी देखने को मिलती है कि प्राइस ऑफ ब्रेड इज स्टार्टेड इंक्रीजिंग, जो कि स्टेपल डाइट हुआ करती थी मेजोरिटी ऑफ लोगों की। काफ़ी सारे वर्कर्स जो काम करते हैं उनका जो वेज है वो वहीं का वहीं है, उनकी जो सैलरी है वो वैसी की वैसी है। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है कि प्राइस इंक्रीज कर रहा है ब्रेड का, पर इनके वेजेस वहीं के वहीं हैं, जिसकी वजह से काफ़ी सारा हमें अब डिफरेंस देखने को मिलेगा, गैप देखने को मिलेगा पुअर और रिच के बीच में। मतलब जो पुअर है वो पुअर और पुअर होता जा रहा है, जो रिच है वो रिच और रिच होता जा रहा है। चीज़ें तब बद से बदतर हुआ जाया करती थी जब ड्रॉट्स आते थे या हार्वेस्टिंग कम हुआ करती थी, उस वक्त को हम बोलते हैं सब्सिस्टेंस क्राइसिस। बेसिकली सब्सिस्टेंस क्राइसिस क्या होता है, इस वक्त में लोग अपने डेली नीड्स जो हैं वो भी फुलफिल नहीं कर पाते हैं, मतलब अपने डेली इसेंशियल्स भी अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। तो अब पीजेंट्स की हालत कुछ ऐसी होती जा रही थी, मतलब एक के बाद एक के बाद एक उन पे भार पड़ता जा रहा था। इससे बीच राइज होता है मिडिल क्लास लोगों का, जो कि मिल करके एंड करते हैं प्रिविलेजेस जो एंजॉय कर रहे हैं फर्स्ट स्टेट और सेकेंड स्टेट के लोग। कौन है ये मिडिल क्लास लोग, चलिए जानते हैं। मिडिल क्लास लोग बेसिकली इंक्लूड्स मर्चेंट, इनमें पढ़े लिखे लोग भी आते हैं जैसे कि लॉयर्स हो गए, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स भी हो गए। इनका मानना है कि जो प्रिविलेजेस हैं वो बर्थ से ही नहीं मिलने चाहिए, रादर देन दिस कि डिपेंड करना चाहिए उनकी मेरिट पर। इसी बीच काफ़ी सारे फिलोसफर्स अपने आइडिया भी फॉरवर्ड करते हैं जो कि बेस्ड है फ्रीडम पर, इक्वल लॉस पर और अपॉर्चुनिटीज जो कि सबको मिलनी चाहिए। हमें काफ़ी सारे एग्जाम्पल देखने को यहाँ मिलेंगे, हम चलिए एक एक करके इन सबको डिस्कस करते हैं। पहला एग्जाम्पल हमें देखने को मिलेगा जॉन लॉक, जो कि साफ साफ नकारते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ द डिवाइन पॉलिसी को। क्या है ये डॉक्ट्रिन ऑफ द डिवाइन पॉलिसी? एज पर डॉक्ट्रिन ऑफ द डिवाइन, जो राजा है उसको चूज किया गया है गॉड के द्वारा इन सब पर राज्य करने के लिए, इन सब पर मतलब थर्ड स्टेट के लोगों पर राज्य करने के लिए। और जो थर्ड स्टेट के लोग हैं उनको राजा को स्वीकार करना पड़ेगा, क्योंकि ये अपने पिछले जन्म के जो उन्होंने पाप किए हैं ये उनका प्रायश्चित कर रहे हैं। पर जॉन लॉके इस बात को साफ साफ नकारते हैं और ये बिल्कुल नहीं मानते एब्सोल्यूट राइट जो कि मोनार्क एंजॉय कर रहा है। दूसरा आइडिया हमें देखने को मिलेगा रोशियो का। ये प्रपोज करते हैं कि हमें एक ऐसी गवर्नमेंट बनानी चाहिए जिसमें राजा नहीं होगा बल्कि एक रिप्रेजेंटेटिव होगा। किसका रिप्रेजेंटेटिव होगा? जनता का, जो जनता के द्वारा चूज किया जाना चाहिए। और इसी बीच हमें देखने को मिलेगा कि मॉन्टेस्क्यू भी अपना आइडिया फॉरवर्ड करते हैं। इनका मानना है कि जो पावर है वो एक सिंगल बंदे के हाथ में नहीं रहनी चाहिए, रादर देन दिस देयर शुड बी डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। ये मॉडल ऑफ गवर्नमेंट काफ़ी सारे लोगों के द्वारा पसंद भी किया जाता है और अमेरिका में इस चीज़ को लागू भी किया जाता है, जो कि हम देखें उन 13 कॉलोनीज में जो कि इंडिपेंडेंस दिलवाई थी फ्रांस ने जिनको ब्रिटेन से।
ये जो आइडिया है अब आग की तरह पूरे फ्रांस में फैलने लग गया है। लोग अब इस चीज़ को डिस्कस करने लग गए हैं, सैलॉन्स में, कॉफ़ी हाउसेस में, बार्स में, बुक्स और न्यूज़पेपर्स में भी अब ये आइडियाज़ देखने को मिलने लग गए हैं। और इसी बीच न्यूज़ आती है कि राजा है वो सोच रहा है टैक्स फर्दर इंक्रीज करने का। लोगों के बीच ऑलरेडी गुस्सा है। जब ये न्यूज़ आती है तो लोग और गुस्से में आ जाते हैं और डिसाइड करते हैं प्रोटेस्ट करने का अगेंस्ट द सिस्टम ऑफ प्रिविलेजेस। मोनार्क टैक्स इंक्रीज करने की सोच रहा है, पर वो अपनी मर्जी से ही टैक्स इंक्रीज नहीं कर सकता है। उसके लिए उसे बुलानी पड़ेगी मीटिंग ऑफ स्टेट्स जनरल। लास्ट टाइम ये मीटिंग 1614 में बुलाई गई थी। सबसे पहले हम जान लेते हैं क्या है ये मीटिंग ऑफ स्टेट्स जनरल। इसमें बेसिकली सभी स्टेट के लोगों को बुलाया जाएगा, बेसिकली उनके रिप्रेजेंटेटिव बुलाए जाएंगे और हर स्टेट का एक एक वोट होगा। 5 मई 1789 लुइस 16 एक असेंबली ऑफ द स्टेट्स जनरल को बुलाता है और अपना प्रपोजल फॉर न्यू टैक्सेस सामने रखता है। अगर लोगों की बात करें तो फर्स्ट और सेकंड स्टेट से 300 लोग आते हैं। वहीं जो थर्ड स्टेट है जो कि सारी आम जनता को दिखाती है, उनकी तरफ से रिप्रेजेंटेटिव आते हैं 600 मेंबर। वुमेन्स इसमें अलाउड नहीं होती हैं। पीजेंट आर्टिशन की एंट्री असेंबली में डिनाई होती है। वोटिंग स्टार्ट होती है और वोट हम सब जानते हैं, जब नोबिलिटी की तरफ से एक वोट होगा, क्लर्जी की तरफ से एक वोट होगा और थर्ड स्टेट के लोगों की तरफ से एक वोट होगा। ये दोनों तो अपने भाई हैं, तब ये दोनों कर लेंगे मेजोरिटी और थर्ड स्टेट बेचारी रह जाएगी अकेली। और फर्दर टैक्स इंक्रीज करने का प्रपोजल पास होता है। ये सब देखते हुए थर्ड स्टेट के लोग डिमांड करते हैं कि हर मेंबर को एक वोट मिलना चाहिए। ये बेसिकली जो आइडिया होता है द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, जो कि बुक है रोशियो के द्वारा लिखी गई है, इससे लिया जाता है। किंग इस प्रपोजल को रिजेक्ट कर देता है तो थर्ड स्टेट के लोग गुस्से में बाहर निकलते हैं असेंबली के प्रोटेस्ट करने के चक्कर में। 20 जून को सभी लोग इकट्ठे होते हैं एक इंडोर टेनिस कोर्ट में एट द ग्राउंड ऑफ वर्सेलिस। ये जो मूवमेंट है ये पूरा लेड किया जा रहा है मिराबियो और सेइस के द्वारा। मिराबियो का जन्म एक नॉबल फैमिली में होता है। ये फ्यूडल प्रिविलेजेस के अगेंस्ट की बात से सहमत होते हैं। वहीं सेइस की बात करें तो ये पीरिस्ट होते हैं। आप देख सकते हैं कि नॉबल और क्लर्जी के लोग भी, जो अच्छे लोग हैं उनके, वो भी अब इस पूरे मूवमेंट में साथ देना चालू कर देते हैं। ये सभी लोग इकट्ठा होकर के अपने आप को एक नेशनल असेंबली घोषित कर देते हैं और डिमांड करते हैं एक कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करने की, जो कि मोनार्क की पावर को लिमिट करेगा। एक तरफ जहां नेशनल असेंबली फॉर्म हो रही है तो वहीं दूसरी तरफ फ्रांस की बुरी हालत है। क्यों है बुरी हालत? भयंकर ठंड हो रही है और ब्रेड हार्वेस्टिंग हुई है। सिंपली प्राइस ब्रेड का राइज हो रहा है। इसी चक्कर में ब्रेड का प्राइस राइज होते देख जो बेकर्स होते हैं वो इस सिचुएशन को और बस से बदतर बना देते हैं, सप्लाईज को रोक करके और उसकी जमाखोरी कर लोगों को घंटों लाइन में लगे रहने के बावजूद भी खाना नहीं मिल रहा है। सेम यही होता है। एक दिन लंबी लाइन होती है बेकरी के बाहर वुमेन्स की। बहुत देर तक लाइन में लगे रहने के बावजूद भी इनको ब्रेड नहीं मिली। वुमेन्स गुस्से में आकर के शॉप के अंदर घुस जाती हैं और इसी बीच न्यूज आती है कि किंग ने ट्रूप्स भेजे हैं लोगों की फसल बर्बाद करने के लिए। और ये रूमर होता है पूरे शहर में, पूरे विलेजेस में, एक विलेज से दूसरे विलेज तक फैलने लगता है। लोग अब फियर में आ जाते हैं और इसी फियर के चलते हुए लोग गवर्नमेंट बिल्डिंग्स में हमला करने लगते हैं वेपन्स की तलाश में। और ये फिर से वही स्टोरी पहुंच जाती है जो हमने शुरुआत के चैप्टर में देखी थी, वेस्टाइल की प्रिजन वाली। लूट होती है, डिस्ट्रक्शन होता है, बुरी तरीके से गवर्नमेंट बिल्डिंग तहस नहस करी जाती है, हर जगह रिवोल्ट चालू हो जाते हैं। और यही सब रिवोल्ट के चलते हुए लुइस 16 फाइनली रिकॉग्नाइज करता है नेशनल असेंबली को और एक्सेप्ट करता है प्रिंसिपल उनका, जो कि लिमिट करेगा पावर मोनार्क की। बेसिकली अब कॉन्स्टिट्यूशन ध्यान रखेगा मोनार्क की पावर का। 4 अगस्त 1789 की रात को एक डिक्री पास कर जाती है। डिक्री बेसिकली आप एक ऑफिशियल ऑर्डर मान लें जो कि अबॉलिश कर देता है फ्यूडल सिस्टम को, और जो टैक्सेस ले रहे होते हैं चर्चेस और स्टेट्स, जो कि हमने पढ़ा था थीट्स और टेल्स, वो हटा दिए जाते हैं। और जो भी लैंड ओन करी जाती है चर्च के द्वारा उन सबको कन्फेस्टिकेट किया जाता है। एज अ रिजल्ट पूरे 2 बिलियन लिब्र गवर्नमेंट एक्वाइर करती है। आप सोच रहे हैं वाह वही सब कुछ बिल्कुल फेवर में जैसा हो रहा है हो गया, क्या सच में ऐसा हुआ? चलिए देखते हैं आगे चैप्टर के। फ्रांस बिकम्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। 1791 में पूरा कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रोसेस होता है ड्राफ्ट करने का नेशनल असेंबली के द्वारा कंप्लीट किया जाता है। पावर अब सेपरेट हो गई हैं लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी में। अब फ्रांस एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बन चुका है। किस तरीके से पावर जो डिवाइड हुए हैं, चलिए पहले वो देख लेते हैं। पावर डिवाइड हुई है जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर में। जो जज होगा वो भी एक वोट के आधार पर बनेगा, जो कि वोट दिया जाएगा एक्टिव सिटीजन्स। क्या है ये एक्टिव और पैसिव सिटीजन? बेसिकली एक्टिव सिटीजन वो लोग हैं जो 25 साल की उम्र से ऊपर के हैं, साथ में जो टैक्स पे करते हैं 3 दिन के लेबर के वेजेस के इक्वल। पैसिव सिटीजन वो लोग हैं जिनके पास कोई वोटिंग राइट नहीं है,
इसमें वुमेन्स भी आती हैं, चिल्ड्रंस भी आते हैं और यूथ जो कि 25 साल से कम उम्र का है। बेसिकली ये सभी एक्टिव सिटीजन अब जा करके नहीं पार्टिसिपेट करेंगे नेशनल असेंबली में, ये अपने वोट करेंगे इलेक्टर्स को। बेसिकली 50,000 मैन का एक ग्रुप समझ लीजिए जो कि वोट किया जाएगा एक्टिव सिटीजन्स के द्वारा। अब ये 50,000 लोग जो हैं ये बनाएंगे नेशनल असेंबली बाय सेम वोटिंग प्रोसेस, और नेशनल असेंबली में हमारे होंगे 745 मेंबर्स जो कि कंट्रोल करेंगे किंग को और मिनिस्टर्स को, पर जो एग्जीक्यूटिव अभी भी होगा वो होगा किंग। तो चलिए वापस आते हैं अपने पॉलिटिकल सिस्टम की बात पर, जो कि बनाया गया अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791। एक एक करके हम ये सभी पॉइंट कवर करेंगे। बात करते हैं पहले पॉइंट की, जो कि बता रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791 के पास ये पावर है लॉ बनाने की नेशनल असेंबली में, जो कि इनडायरेक्टली इलेक्टेड है। सेकेंड पॉइंट में हमें बताया गया है कि कौन कौन वोटिंग कर सकता है। बेसिकली एक्टिव सिटीजन्स की बात करी गई है, जो कि हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। एक्टिव सिटीजन्स वो लोग हैं जो 25 साल की उम्र से ज्यादा के हैं, एक्सक्लूडिंग वुमेन, और साथ साथ में टैक्स पे करते हैं 3 दिन के लेबर के वेजेस के बराबर। थर्ड पॉइंट में हमें बताया गया है कि आपको इलेक्टर और उसके बाद मेंबर ऑफ द असेंबली बनने के लिए एक पर्टिकुलर हाईएस्ट टैक्स पेयर्स की कैटेगरी से बिलोंग करते होने चाहिए आप। फोर्थ और लास्ट पॉइंट है हमारा, उसमें हमें बताया गया है कि कॉन्स्टिट्यूशन कैसे स्टार्ट होता है। बेसिकली ये स्टार्ट होता है एक डिक्लेरेशन के साथ, जो कि है राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन। सिटीजन के राइट और मैन के राइट की बात करी गई है। राइट टू लाइफ, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ ओपिनियन, इक्वलिटी बिफोर लॉ, इन सब की भी बात इसमें करी गई है। साथ ही साथ में इसमें बोला गया है कि ये ड्यूटी है स्टेट की कि सिटीजन्स के इन सभी राइट्स को प्रोटेक्ट करे। कि सच में मोनार्क इन सब बातों से एग्री करता है? जी नहीं। फ्रांस एबॉलिशेस मोनार्की एंड बिकम्स अ रिपब्लिक। टेंशन स्टिल कंटिन्यूज इन फ्रांस। व्हाई? इसके पीछे के रीजंस क्या क्या हुए? पहला रीजन होता है लुइस 16 जाकर के मिल जाता है किंग ऑफ प्रूशिया से एक सीक्रेट नेगोशिएशन के अंदर। दूसरा रीजन हमारा ये होता है जो आसपास की कंट्रीज होती हैं उनको अब डर लगा रहता है कि हमारी जो जनता है वो फ्रांस की डेवलपमेंट जो हो रहे हैं बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की के बाद, उसे देख करके हमारे खिलाफ ही रेवोल्यूशन ना स्टार्ट कर दे। तो इसलिए वो स्टार्ट कर देते हैं षड्यंत्र रचना फ्रांस के खिलाफ। वो कुछ करें उससे पहले ही नेशनल असेंबली में वोटिंग होती है और 1792 की अप्रैल में डिक्लेयर कर दी जाती है वॉर प्रूशिया और ऑस्ट्रिया के खिलाफ। इस वॉर को लोग किंग के खिलाफ और अरिस्टोक्रेट्स के खिलाफ देखते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए लुइस 16 जाकर के मिल चुका है किंग ऑफ प्रूशिया से और ये वॉर है प्रूशिया के अगेंस्ट। लोग जोरों शोरों से पार्टिसिपेट करते हैं इस वॉर में। जहाँ एक तरफ मैन पार्टिसिपेट करते हैं वॉर में, तो वहीं दूसरी तरफ वुमेन्स जो होती हैं पूरे घर का बाहर संभालती हैं। ये काफी बार हमें देखने को मिलता है कि जब भी कोई वॉर होती है तो देशभक्ति के काफी सारे गाने निकल करके आते हैं। ये चीज हमें देखने को मिलती है फ्रांस में। काफी सारे देशभक्ति के गाने निकल करके आते हैं और उन्हीं में से एक होता है ला मार्शलेज। इसका नाम बेसिकली एक सिटी के ऊपर रखा गया है जो कि है फ्रांस में। ये कंपोज किया गया है पोएट रॉगेट के द्वारा और ये आगे चल करके बनता है नेशनल एंथम फ्रांस का। जो रेवोल्यूशन आया था फ्रांस में उसको आगे भी कैरी किया जाता है, क्योंकि हमने देखा था कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की में सिर्फ एक्टिव सिटीजन्स को ही राइट होता है वोटिंग का। कौन है एक्टिव सिटीजन्स के लोग? ये वो मैन है जो 25 साल की उम्र से ज्यादा के हैं, साथ ही साथ में ये पे करते हैं 3 दिन के लेबर के वेजेस के बराबर टैक्स। ये सब देख करके जो लेस प्रॉस्पेरस सेक्शन होता है सोसाइटी का वो नाखुश होता है। हमें देखने को मिलता है कि काफी सारे पॉलिटिकल क्लब्स बनने स्टार्ट हो जाते हैं फ्रांस में और इन्हीं में से एक फेमस क्लब होता है जैकोबिन्स क्लब। इन पॉलिटिकल क्लब्स में डिस्कस करी जाती है गवर्नमेंट पॉलिसीज और उनके आगे का क्या कदम हो वो। जैकोबिन्स क्लब की अगर बात करें तो इनका लीडर जो होता है वो होता है मैक्सिमिलियन रॉब्सपियर। जैकोबिन्स क्लब का नाम एक कॉन्वेंट के ऊपर रखा गया है जो कि है सेंट जैकोब। जैकोबिन क्लब के जो मेंबर हैं वो कुछ इस तरह का ड्रेसअप करते हैं। बेसिकली एक लंबी धारी की पैंट होती है इनकी और ये लाल टोपी दिखाती है लिबर्टी को। अब वहीं अगर हम वुमेन की बात करें तो उनकी क्लोथिंग में हमें कोई चेंज देखने को नहीं मिलता है। हालांकि इस पूरे पीरियड में वुमेन्स भी काफी एक्टिव रहती हैं और इनके भी पॉलिटिकल क्लब्स हमें देखने को मिलते हैं। बात आती है समर 1792। जैकोबिन क्लब के मेंबर जो होते हैं वो प्लान करते हैं इस पूरी गवर्नमेंट को हटाने का, क्योंकि लोग काफी गुस्साए हुए होते हैं। हाई प्राइसेस जो ब्रेड के हो रखे होते हैं, साथ ही साथ में शॉर्ट सप्लाईज हो रही होती हैं। तो ये लोग 10 अगस्त को किंग के पैलेस में जाते हैं। किंग के सारे गार्ड को मार करके किंग को बंदी बना लेते हैं। लेटर असेंबली में वोटिंग भी होती है, रॉयल फैमिली को इम्प्रिजन कर दिया जाता है और फिर होते हैं इलेक्शन। इन इलेक्शन में सभी मैन जो 21 साल की उम्र से ऊपर के हैं उन सभी को राइट होता है वोट करने का, चाहे वो कितना भी टैक्स पे करें। जो न्यूली इलेक्टेड असेंबली बनती है उसे बोला जाता है कन्वेंशन। 21 सितंबर 1792 को पूरी तरीके से मोनार्की
की एबॉलिश हो जाती है और फ्रांस को डिक्लेयर कर दिया जाता है एक रिपब्लिक कंट्री। लुइस 16 को भी बाद में एग्जीक्यूट कर दिया जाता है और जो क्वीन होती है मैरी एंटोइनेट, उनका भी कुछ ऐसा ही हश्र होता है। पर क्या सच में फ्रांस में इतनी जल्दी से खुशियां आ जाएंगी? जी बिल्कुल नहीं। अब स्टार्ट होता है द रेन ऑफ टेरर। जो न्यूली इलेक्टेड असेंबली बनती है उसका जो हेड बनाया जाता है वो बनाया जाता है मैक्सिमिलियन रॉबस्पियर को। जी हाँ, ये वही मैक्सिमिलियन रॉबस्पियर है जो कि हुआ करता था लीडर जैकोबिन्स क्लब का। ये इक्वेलिटी को काफी ज्यादा सीरियस ले लेते हैं और इंट्रोड्यूस करते हैं काफी सारी पॉलिसीज को और काफी सारे लॉज लाते हैं जो कि लिमिट करते हैं वेजेस और प्राइजेस को। मीट और ब्रेड को ये राशन करवाना शुरू करते हैं। साथ ही साथ में पीजन को फोर्स किया जाता है एक फिक्स प्राइस पे गवर्नमेंट को अनाज बेचने पर। ज्यादा महंगा व्हाइट फ्लोर की जो यूसेज होती है उसको मनाही होती है। सभी सिटीजन्स को बोला जाता है कि आप एक जैसी ही ब्रेड खाएंगे, बेसिकली इक्वेलिटी ब्रेड की। तो सर या मैडम नहीं बुलाएगा, सभी अब सिटीजन्स है। चर्चेस को बंद कर दिया जाता है और उनको कन्वर्ट कर दिया जाता है बैरिक्स में और ऑफिसेस में। रॉबस्पियर को हमेशा ही खतरा लगा रहा करता था कि ये जो रिपब्लिक कंट्री बना है फ्रांस, इसको कोई आएगा और उसे छीन लेगा। इसलिए जो भी उसको कोई एनिमी लगता था अपना, उसको वो अरेस्ट करवा देता था और कोर्ट में जब उसकी सुनवाई होती थी और उसको गिल्टी पा लिया जाता था तो उसको वो गुलेटिन करवा देता था। गुलेटिन बेसिकली ऐसी डिवाइस होती है जिसमें इंसान का सर यहाँ रखा जाता है, ऊपर ब्लेड होता है, ये तेजी से नीचे आता है और इंसान की गर्दन अलग कर देता है। तो चलिए वापस आते हैं अपने टॉपिक पर। रॉबस्पियर की ऐसी पॉलिसीज देख करके जो उसके सपोर्टर्स भी होते हैं वो उसके खिलाफ अब हो जाते हैं और डिमांड करते हैं मॉडरेशन की। फाइनली रॉबस्पियर को अरेस्ट किया जाता है जुलाई 1794 में। कोर्ट के द्वारा उसे नेक्स्ट डे ही गुलेटिन की सजा सुनाई जाती है। मतलब जैसे ही फॉल होता है जैकोबिन गवर्नमेंट का, जो मिडिल क्लास के अमीर वर्ग के लोग होते हैं वो पावर अपने हाथ में ले लेते हैं और एक नया कॉन्स्टिट्यूशन इंट्रोड्यूस करते हैं। इस कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ वही वोट कर सकते हैं जिनके पास प्रॉपर्टी है। बेसिकली अब उन सभी लोगों को मनाही कर दी जाती है वोट की जो नॉन प्रॉपर्टी सेक्शन होता है सोसाइटी का। ये जो प्रॉपर्टी वाले लोग होंगे ये इलेक्ट करेंगे 2 लेजिस्लेटिव काउंसिल को और ये जो इलेक्टेड लेजिस्लेटिव काउंसिल्स होंगी ये बनाएंगे एक डायरेक्टरी जो कि बेसिकली एक ग्रुप होगा 5 मेंबर्स का। तो अभी भी हमें फ्रांस में पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी देखने को मिलती है। जो डायरेक्टरी के लोग होते हैं वो आपस में लड़ते रहते हैं, कभी ये लड़ जाते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल से और इसी बात का फायदा उठाता है नेपोलियन। आगे आती है फ्रांस में मिलिट्री डिक्टेटरशिप। तो देखिए अगर शुरुआत से हम बात करें 1774 की, लुई 16 जब गद्दी पे बैठता है तो उसको अपना राजकोष खाली मिलता है। राजकोष मतलब ट्रेजरी। साथ ही साथ में फ्रांस पे होता है काफी सारा कर्जा। इसके लिए वो डिसाइड करता है टैक्स इंक्रीज करने का और इसके लिए वो बुलाता है 5 मई 1789 को एक मीटिंग, कॉन्वोकेशन ऑफ स्टेट्स जनरल। इसमें जो थर्ड स्टेट के लोग होते हैं वो डिमांड करते हैं एक मेंबर एक वोट की, पर जो किंग होता है वो इस डिमांड को रिजेक्ट कर देता है। इसी बात से गुस्सा करके लोग असेंबली से बाहर चले जाते हैं और आगे चल के फॉर्म होता है नेशनल असेंबली का। आगे चल करके ऐसी खबर आती है कि किंग ने ट्रूप भेजे हैं लोगों की फसल बर्बाद करने के लिए। लोग पहले से ही गुस्साए हुए होते हैं हाई प्राइस ऑफ ब्रेड की वजह से, साथ ही साथ में शॉर्ट सप्लाईज की वजह से। वहीं जब ये खबर सुनते हैं तो लोग डर में आ जाते हैं और घुस जाते हैं गवर्नमेंट बिल्डिंग्स में वेपन्स की तलाश में। और इसी वीक 14 जुलाई को हमें मिलता है वेक्स स्टाइल का इंसिडेंट देखने को। ये सब रिवोल्ट जब थ्रू आउट द कंट्री हो रहे होते हैं तो जो किंग होता है वो डिसाइड करता है नेशनल असेंबली को एसोसिएट करने की और उनकी डिमांड को एक्सेप्ट करने का और फॉर्म होता है कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की का। 1791 में एक कॉन्स्टिट्यूशन पास होता है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791। पर जो कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की आती है उसमें सिर्फ एक्टिव सिटीजन्स को ही राइट होता है वोटिंग का। इस बात को लेकर के जो पैसिव सिटीजन्स होते हैं वो ज़्यादा खुश नहीं होते हैं। आगे चल करके हमें देखने को मिलता है कि फ्रांस में काफ़ी सारे पॉलिटिकल क्लब्स फॉर्म किए जा रहे हैं और उन्हीं में से एक फेमस क्लब होता है जैकोबिन्स क्लब, जो कि आगे चल करके गवर्नमेंट को हटाता है और एक फॉर्म करता है नई गवर्नमेंट का और आती है न्यूली इलेक्टेड असेंबली जिसका नाम होता है कॉन्वेंशन। और हमें देखने को मिलता है द रेन ऑफ टेरर। जैसे ही फॉल होता है जैकोबिन गवर्नमेंट का हमें देखने को मिलता है मिडिल क्लास के जो वेल्थियर सेक्शन के पीपल होते हैं वो पावर को अपने हाथ में ले लेते हैं और आता है डायरेक्टरी रूल फ्रांस में। ये डायरेक्टरी रूल भी काफी ज्यादा टाइम तक टिकता नहीं है क्योंकि डायरेक्टरी के मेंबर्स में अनबन होती रहती है और इसी बात का फायदा उठाता है नेपोलियन और आती है मिलिट्री डिक्टेटरशिप फ्रांस में। पर फाइनली 1815 में नेपोलियन की भी डिफीट होती है वाटरलू में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक के साथ इस वीडियो का, जो कि है डिड वुमेन हैव अ रेवोल्यूशन। थ्रू आउट दिस जर्नी ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन हमने देखा वुमेन का भी काफी ज्यादा रोल रहा है। सबसे पहले हमें देखने को मिलता है जैसे ही प्राइस हाई होता है ब्रेड का तो वुमेन्स ही होती है जो वेकर्स के खिलाफ होती है, साथ ही साथ में जाती है किंग के पास। सेकेंडली हमें देखने को मिलता है कि जब वॉर चल रही होती है प्रूशिया के खिलाफ, जहां मैन एक तरफ पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं वॉर में,
तो वुमेन्स ही हमें पूरा घर का भार संभालते हुए दिखाई देती हैं। और आगे हमने देखा भी था कि पॉलिटिकल क्लब्स भी बनाए गए हैं वुमेन्स के द्वारा। अगर बात करें वुमेन्स की पहले की हालत की, तो ज़्यादा वुमेन को एक्सेस नहीं हुआ करता था एजुकेशन का, साथ ही साथ में इनको किसी प्रकार की जॉब ट्रेनिंग भी नहीं दी जाती थी। जो बेटियां होती थी नॉर्मल क्लास लोगों की, साथ ही साथ में जो वेल्थियर सेक्शन होता था 30 स्टेट का, उनकी ही बेटियां सिर्फ जाकर के स्टडी कर पाती थी कॉन्वेंट्स में, पर उनकी भी बिना मर्जी के उनकी अरेंज मैरिज करवा दी जाती थी। वर्किंग वुमेन को हमेशा लो वेजेस मिलते थे एज कम्पेयर टू डेट ऑफ मैन। उनको खाना पकाना पड़ता था, साथ ही साथ में पूरी फैमिली का ध्यान भी रखना पड़ता था और लंबी लंबी लाइन में लग करके ब्रेड का इंतजार भी करना पड़ता था। जब रेवोल्यूशन आता है तो हमने देखा भी, हमने डिस्कस भी किया कि वुमेन्स ने भी काफी सारे पॉलिटिकल क्लब्स बने थे। लगभग 60 क्लब्स के आसपास पूरे फ्रांस की सिटीज में हमें देखने को मिले थे वुमेन्स के क्लब। इसमें से दो जो फेमस हुए वो हुए द सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशनरी एंड द रिपब्लिक वुमेन। हमने देखा था जब कॉन्स्टिट्यूशन आता है 1791 का, तो उसमें बात करी जाती है सिर्फ मेंस के राइट की और सिटीजन्स के राइट की। वुमेन्स की राइट की बात तब भी नहीं करी जाती है। इसी बात पे ओलंपिक डे गॉज भी बोलती है। ये रहा फोटो ओलंपिक डे गॉज का। वुमेन्स डिमांड भी करती है राइट टू वोट की, पर उनकी बात को साफ साफ नकार दिया जाता है। आगे भी हमें देखने को मिलता है जब आती है न्यूली इलेक्टेड असेंबली कन्वेंशन, उसमें भी सिर्फ 21 साल से ऊपर के आदमियों को ही अधिकार होता है वोटिंग का। अगर बात करें हम आगे की, हालांकि कुछ सुधार हमें देखने को मिलते हैं वुमेन्स की लाइफ में, जैसे कि स्कूलिंग कंपलसरी कर दी जाती है सभी गर्ल्स के लिए। अब उनके फादर उनकी बिना मर्जी के शादी नहीं करवा सकते हैं। मैरिज को एक कॉन्ट्रैक्ट बना दिया जाता है जो कि अब रजिस्टर कर दिया जाता है अंडर सिविल लॉ। साथ ही साथ में डिवोर्स को भी अब लीगल कर दिया गया है और दोनों लोग अब अप्लाई कर सकते हैं डिवोर्स के लिए। वुमेन्स को भी अब ट्रेनिंग मिलना चालू हो गई है और वुमेन्स अब अपने छोटे छोटे बिजनेस चला सकती हैं। हालांकि ये खुशी ज्यादा देर तक टिकती नहीं है। ड्यूरिंग द रेन ऑफ टेरर जो न्यू गवर्नमेंट बनती है वो सभी पॉलिटिकल क्लब्स को बंद करवा देती है और सभी पॉलिटिकल एक्टिविटीज भी बैन करवा दी जाती हैं। साथ ही साथ में काफी ज्यादा मूवमेंट्स भी अरेस्ट किया जाता है और कुछ को एग्जीक्यूट भी किया जाता है। वुमेन्स के ये जो मूवमेंट है राइट टू वोट के और इक्वल वेजेस के चलते रहते हैं लगभग 200 साल तक, और फाइनली जाकर के 1946 में वुमेन्स को राइट मिलता है फ्रांस में राइट टू वोट का। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे हम आते हैं, द एवोल्यूशन ऑफ स्लेवरी। अगर बात करें हम स्लेवरी की, तो स्लेवरी का जो पैटर्न था, जो ट्रेड थी, वो स्टार्ट हुई थी 17th सेंचुरी से। जो कैरिबियन आइलैंड हुआ करता था वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉलोनी थी पूरे यूरोप के लिए। इस पूरी स्लेव ट्रेड को समझने के लिए हमें जूम करना पड़ेगा अपने मैप पर। तो देखिए ये रहा हमारा यूरोप, ये रहा अफ्रीका और ये रहा कैरिबियन आइलैंड। जो पूरा यूरोप था वो डिपेंड करता था कैरिबियन आइलैंड पे अपने रॉ मटेरियल के लिए, अपनी कमोडिटीज के लिए, जैसे टोबैको हो गया, शुगर हो गया, टी हो गया, इन सब के लिए। पर अब यूरोपियंस तो जाकर के यहाँ पर काम करेंगे नहीं, क्योंकि यहाँ का जो एनवायरमेंट है वो इनके लिए सुटेबल नहीं है। तो अभी क्या करते हैं, यहाँ से जो फ्रांस मर्चेंट होते हैं वो दो और नॉन पोर्ट से जाते हैं अफ्रीका में। यहाँ पे जो स्लेव होते हैं उनको खरीदा जाता है लोकल अफ्रीकन नेग्रोइस से और उनको भेजा जाता है कैरिबियन आइलैंड पे, जहाँ पर प्लांटर्स को उन्हें बेच दिया जाता है। जो प्लांटर्स होते हैं उनसे खूब सारा काम करवाते हैं और जो रॉ मटेरियल होता है उसको प्रॉपर गुड्स में बनवा करके भेजा जाता है यूरोप में। यूरोप की बढ़ती डिमांड देख करके जो स्लेव ट्रेड थी वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हिस्सा बन गई थी पूरे यूरोप के लिए। तो चलिए वापस आते हैं अपने टॉपिक पर। अगर बात करें हम अपने पूरे पॉइंट्स की, तो कवर कर चुके अभी डिस्कस करके कि कॉलोनीज हुआ करती थी, वो कैरिबियन मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉलोनी थी पूरे यूरोप के लिए। तो वहीं जो फ्रेंच मर्चेंट्स है वो जाया करते थे फ्रॉम द पोर्ट ऑफ वॉर्दो एंड नॉर्थ टू द अफ्रीकन कोस्ट, जहाँ पर ये लिया करते थे स्लेव्स फ्रॉम लोकल अफ्रीकन नेग्रोई से और उनको भेजा जाता था कैरिबियन आइलैंड पे। देन दे वर सोल्ड टू प्लांटेशन ओनर। जो प्लांटेशन ओनर्स हुआ करते थे वो पूरा उनसे काम करवा करके गुड्स प्रोड्यूस करवाते थे और जो भेजा करते थे यूरोप में और वहाँ की सप्लाई को फुलफिल किया करते थे। थ्रू आउट द 18th सेंचुरी हमें देखने को भी मिलता है क्रिटिसिज्म स्लेवरी के खिलाफ, हालांकि वो ज्यादा बड़े लेवल पर नहीं होता है। नेशनल में काफी ज्यादा लंबी डिबेट्स भी चलती हैं कि जो राइट ऑफ मेंस है हमारी कॉलोनीज में भी लागू करना चाहिए, हालांकि ये लॉ पास नहीं होता है। पर फाइनली ड्यूरिंग द कन्वेंशन मतलब जो न्यूली इलेक्टेड असेंबली बनती है 1794 में जैकोबिन गवर्नमेंट वाली, उसमें फाइनली स्लेवरी को अबॉलिश किया जाता है। पर ये खुशी ज्यादा देर तक टिकती नहीं है, क्योंकि 10 साल के बाद आ जाता है नेपोलियन का राज और ये री इंट्रोड्यूस कर देता है स्लेवरी को। अब जो अफ्रीकन नेग्रोइज होते हैं उनको लगता है कि हमारा अब राइट है लोगों को स्लेव बनाने का। पर फाइनली जाकर के स्लेवरी एबॉलिश होती है फ्रेंच की कॉलोनीज में 1848 में। यस, मिशन अकम्प्लिश्ड। तो देखो अगर हम बात करें 1789 की, तो सेवरल चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं ऑल ओवर फ्रेंच सोसाइटी। तो सबसे पहला चेंज देखने को मिलता है वो मिलता है चेंज इन क्लोथिंग। फिर हम देखते हैं सेवरल लॉज पास करे जाते हैं आफ्टर द स्टॉर्मिंग ऑफ वेस्टाइल। जो वेस्टाइल हमने एक इंसिडेंट पढ़ा था ना प्रिजन वाला 14 जुलाई 1789 को, उसके बाद हमें काफी सारे लॉज देखने को मिलते हैं। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लॉ जो पास होता है वो होता है एबॉलिशन ऑफ सेंसरशिप। सेंसरशिप बेसिकली क्या होती है, जैसे कोई भी चीज अगर आपको मार्केट में उतारनी है तो सबसे पहले एक सेंसर बोर्ड होता है, उससे पास होकर के वो आती है। तो यहाँ पर भी हुआ करता था, किंग उस बोर्ड को देखा करता था बेसिकली। ऐसे हम अगर बात करें
इंडियन फिल्म्स की बॉलीवुड में, तो सेंसर बोर्ड से कुछ पिक्चर्स होती हैं जो पास करी जाती हैं, साथ ही साथ में कुछ कुछ पिक्चर्स में कुछ कुछ सीन्स कटवा दिए जाते हैं। तो हम देखते हैं कि सेंसर बोर्ड ने वो सीन हटवा दिया। खैर अभी का जो सेंसर बोर्ड है वो काफ़ी अलग चीज़ पे बेस्ड है कि शांति बनाए रखने के लिए, पर उस समय का क्या हुआ करता था कि राजा के खिलाफ कोई कुछ ना बोले, इस सब चीज़ों को देखा करता था। तो अगर हम बात करें डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन, जैसे राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन की बात करी जाती है तो फ्रीडम ऑफ स्पीच हमें देखने को मिलता है। देखो अब सेंसरशिप भी हट गई, फ्रीडम ऑफ स्पीच मिल गया, तो प्रेस वालों को तो पूरा राज आ गया। तो अब हमें देखने को मिला फ्रीडम ऑफ द प्रेस। लोग क्या करने लग गए, अपने व्यूज पूरी अच्छी तरीके से एक्सप्रेस करने लग गए। उसमें अब देखो व्यूज दो तरीके के होते हैं, एक होता है इन द फेवर और एक होता है अपोजिट। तो अब हमें अपोजिंग व्यूज भी देखने को मिलने लग गए, लोग अपने आइडियाज को एक्सप्रेस करने लग गए। इसी बीच हमें आइडिया देखने को मिलते हैं लिबर्टी को लेकर के, इक्वलिटी को लेकर के। अब देखो बुक्स वगैरह सब अच्छे से पब्लिश होने लग गई, न्यूज़पेपर पब्लिश होने लग गए, बुक्स वगैरह प्रिंट होने लग गई। तो कुछ तो जो आइडियाज हैं वो थ्रू द बुक्स हमें पास होते हुए दिखेंगे, पर जो लोग बुक्स नहीं पढ़ पाते हैं उनके लिए क्या होने लग गए, प्लेस वगैरह होने लग गए, सॉन्ग्स, फेस्टिव प्रोसेशंस, ये सब चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं पूरी फ्रेंच सोसाइटी में। तो चलो ये तो बात होगी फ्रेंच सोसाइटी की और एवरीडे लाइफ। अगर हम बात करें लास्ट में चैप्टर के, तो हमें बताया गया कि 1804 में, चीज हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस करी थी कि 1804 में जो नेपोलियन होता है एम्परर, बेसिकली डिक्लेयर कर लेता है फ्रांस का। ठीक है, एम्परर डिक्लेयर कर लिया, अब क्या करेगा, राज्य अपना वो फैलाना चालू करेगा। तो आसपास की जो नेबरिंग कंट्रीज होती हैं यूरोप की, वहाँ की जो डायनेस्टीज होती हैं वहां को हटा करके अब वहां पर अपने किंगडम फॉर्म करने लगता है, अब अपने फैमिली मेंबर्स को वहां की बागडोर संभालने के लिए दे देता है। तो देखो नेपोलियन को शुरू शुरू में ना लोग बहुत पसंद भी करते हैं, मतलब काफी जगह के लोग भी पसंद करते हैं, लोग इसे बुलाते हैं कि आओ हमारे यहाँ की डायनेस्टी हटाओ। पर आगे चल करके हमें देखने को मिलता है इसका साफ चेहरा, जो कि लोग फिर इसे डिसलाइक करना चालू कर देते हैं। काफी सारे चेंजेस भी लेके आया था, कुछ अच्छे चेंजेस भी थे, कुछ बुरे चेंजेस भी थे। तो कुछ चेंजेस हमारे यहाँ पर लिख रखे हैं। तो जैसे एक चेंज हुआ था, ये इसने काफी सारे इंट्रोड्यूस करे थे लॉज फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, एक यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजर लेकर के आया था। बेसिकली क्या हुआ करता था पहले, अगर आपकी एक कंट्री है, ठीक है, अगर आप इस जगह से, सपोज ये दो पार्ट में डिवाइड है, अगर आप इस जगह से इस जगह भी जा रहे हो तो काफी सारे कस्टम टैक्स भी लगा करते थे, फिर आपका वेट्स में भी डिफरेंस देखने को मिलता था। सपोज आपकी कोई चीज, एग्जाम्पल है एक छोटा सा, लाइक अगर आपका केला इधर डजन में नापा जा रहा है तो इधर यहाँ पर हमें क्लोज में देखने को मिला है, इसकी वजह से हमें वेरिएशन देखने को मिल रहे हैं। तो अब क्या किया इसने, एक यूनिफॉर्म सिस्टम लेकर के आया ये वेट्स एंड मेजर का। तो ये तो बात होगी कुछ चेंजेस की। तो देखो फाइनली ही वाज डिफीटेड एट वाटरलू, और खत्म होता है यहाँ पर हमारा चैप्टर। तो हमने क्या कंक्लूजन निकाला कि देखो सबसे पहला जो चीज हमें देखने को मिलती है पूरे यूरोप में, जो आइडिया ऑफ लिबर्टी, एक नई चीज हमें देखने को मिलती है फ्रेंच रेवोल्यूशन में। ये आइडियाज अब लोग काफी पसंद भी करने लगते हैं और ये फैलता है पूरे यूरोप में। क्या क्या इसकी वजह से इम्पैक्ट आते हैं ये हमें आगे के चैप्टर्स में भी देखने को मिलेगा, और एक प्रॉपर हमें तरीके से देखने को मिलेगा आपकी क्लास 10th में। चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में अपने नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।